लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में। आज एक बार फिर से नए विषय के साथ हाजिर हूं मैं, आपके साथ आरती और मेरे साथ है अरविंद। और एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं नए विषय के साथ, नई जानकारियों के साथ। और कार्यक्रम में इससे पहले कि हम जानकारियों की तरफ बढ़ें, अपने विषय की तरफ बढ़ें, श्रोताओं, माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान दिवस के मौके पर देश के सभी किसानों को शुभकामनाएं दी और साथ ही हाल ही में लागू हुए कृषि कानूनों के लाभों के बारे में बताते हुए सरकार के दृढ़ संकल्प के बारे में भी किसानों को बताया। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि की जो 7वीं किस्त है उसके बारे में भी जानकारी दी। और आइए इन्हीं सब पर और अधिक जानते हैं विस्तार से। आज के इस अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री माननीय श्री कैलाश चौधरी जी, हमारे कृषि सचिव आदरणीय संजय अग्रवाल जी, आज के इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जिनकी भूमिका है ऐसे आदरणीय विनोद आनंद जी, और वर्चुअल हमसे जुड़े आदरणीय मोहन कांडा साहब, त्रिपाठी जी, जगवीर जी और उपस्थित सभी किसानी के क्षेत्र में काम करने वाले महानुभाव और पत्रकार मित्रों। किसान दिवस है। मैं इस अवसर पर आप सबके माध्यम से देश भर के किसानों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब जानते हैं कि किसानी का क्षेत्र हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल देना यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्रतिबद्धता है और आने वाले कल में भी रहेगी। कृषि के क्षेत्र में गत 6 वर्षों में काफ़ी सुधार करने की कोशिश की गई है और अभी बहुत सारे सुधार इस क्षेत्र में किए जाना शेष हैं। कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले विद्वान भिन्न भिन्न स्तरों पर खेती अग्रणी अवस्था में आए और खेती का देश के जीडीपी में योगदान बढ़े, किसान समृद्ध हो और देश का नौजवान भी खेती के प्रति आकर्षित हो, इस दिशा में लगातार अध्ययन, मनन और विचार करते रहते हैं। समय समय पर भिन्न भिन्न माध्यमों से ये रिकमेंडेशन सरकार के पास आती है और सरकार अपनी सीमा में रहकर आर्थिक सीमा को दृष्टिगत रखते हुए उन पर विचार भी करती है, निर्णय भी करती है और उसको क्रियान्वित करने का प्रयत्न भी करती है। सभी विद्वानों के मतानुसार भी ये कृषि सुधार कानून लाए गए हैं और इन सुधार कानूनों को लाने से पहले कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले विद्वान, कृषि यूनियन में काम करने वाले नेतागण और राज्यों के मुख्यमंत्री गण, राज्यों के मंत्रीगण और अनेक आयोग लगातार इस दिशा में संगठनों से बात करके यह कोशिश करते रहे कि एक न एक दिन कृषि के क्षेत्र में भी रिफॉर्म होना चाहिए, कृषि के क्षेत्र भी खुलने चाहिए, कृषि के क्षेत्र पर लगी हुई बंदिशें समाप्त होनी चाहिए और कृषि समृद्धता की ओर मुक्त बाजार के माध्यम से बढ़नी चाहिए। और मुझे लगता है कि उन सब की रिकमेंडेशन का सम्मान शब्दों में तो पहले भी होता रहा है, लेकिन उन शब्दों को कानून में बांधना, कानून को पारित कराना, इसमें कठिनाइयां लगातार लोगों को आती रही होंगी और इसलिए मैं समझता हूँ ये रिफॉर्म पिछले दिनों नहीं हो पाए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मोदी जी के दृढ़ संकल्प को कि उन्होंने सिर्फ कृषि को और कृषकों के हित को सामने रखकर इन कानूनों को मंत्रिमंडल से स्वीकृति प्रदान की और लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों ने इन कानूनों को पारित करके अपनी स्वीकृति प्रदान की। मैं मंत्रालय की ओर से उनका भी हृदय से बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। इस दिन भारत सरकार सुशासन दिवस के रूप में देश भर में मनाती है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सुशासन की दृष्टि से, जीवन सुगम बनाने की दृष्टि से, पारदर्शिता की दृष्टि से अनेक कदम उठाए गए और इस दिशा में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम एक महत्वपूर्ण कदम।
एक कालखंड था जब हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री कहते थे कि हम 100 रुपए बेचते हैं तो गांव में जाते जाते 15 रह जाते हैं, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग यह करने में सफलता प्राप्त कर पाए हैं कि अगर केंद्र से 100 रुपया जारी होता है तो किसान के खाते में 100 का 100 रुपया पहुंचता है। ये एक सुनिश्चितता सुशासन की दृष्टि से और पारदर्शिता की दृष्टि से सिद्ध हुई है। आप सबको मालूम है कि पीएम किसान सम्मान निधि यह भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए की किस्त, यानी एक किसान को 6,000 रुपया प्रति वर्ष उनके खाते में ट्रांसफर किया जाता है। हमारा एक मोटा अनुमान था कि देश में 14 करोड़ किसान हो सकते हैं जो इस योजना में पात्र होंगे, लेकिन अभी तक 11 करोड़ 4 लाख किसानों का पंजीयन हमारे यहाँ हुआ है। बाकी वो आधार कार्ड लिंक और बाकी सारी प्रक्रिया जांच पड़ताल चलती रहती है। जब सारी चीजें ठीक हो जाती हैं तो फिर उसके अकाउंट में ट्रांसफर पैसा किया जाता है। अभी तक 10 करोड़ 59 लाख इतने किसानों को 96,000 करोड़ रुपया उनके खाते में ट्रांसफर किया जा चुका है। इस योजना के अंतर्गत एक साल में 75,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है। 25 दिसंबर को जब सुशासन दिवस है उस दिन 18,000 करोड़ रुपया एक बटन दबाकर 2 घंटे के भीतर 9 करोड़ किसानों को उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। 12 बजे ठीक यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा। इसका सीधा प्रसारण भी होगा और प्रधानमंत्री जी का फिर उद्बोधन भी इस कार्यक्रम में होगा। इस कार्यक्रम की जो रचना है उसमें यह कार्यक्रम देश के विकास खंड स्तर पर संपन्न होगा। सभी विकास खंडों पर बड़ी मात्रा में किसान आवे, यह प्रयत्न किया गया है और ऑनलाइन भी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, इसके लिए कृषि मंत्रालय ने प्रयत्न किया है। 2 करोड़ किसान अपने आप को इस कार्यक्रम में जोड़ने के लिए रजिस्टर्ड करा चुके हैं और फिजिकली भी प्रयत्न हर विकास खंड पर हो रहा है और बड़ी मात्रा में इसमें सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में उपस्थित रहें, मंत्रीगण भी इन कार्यक्रमों में जाएं, इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है। तो मुख्य रूप से मेरा इतना आग्रह सभी पत्रकार मित्रों से है कि 25 दिसंबर 9 करोड़ किसान 18,000 करोड़ की राशि और ये सीधे खातों में नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से पहुंचेगी। ये 5 लाइन का मेरा समाचार है, इसको देश के करोड़ों लोगों तक पहुंचाइए, ऐसी मेरी प्रार्थना आप सब लोगों से है। किसानों को अपनी उपज पूरे देश में कहीं भी बेचने की आजादी देते हुए और उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने 2 नए कानून लागू किए हैं। पहला, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 और दूसरा, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार अधिनियम 2020। एक देश एक मंडी के जिस मिशन को लेकर के बीते 7 साल से काम चल रहा था वो अब पूरा हो रहा है। पहले अधिनियम यानी कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 के तहत अनाज, दलहन, तिलहन, फल, सब्जी, नट, मसाले आदि के उपज का व्यापार करना आसान हो गया है। इसके साथ साथ डेयरी उत्पादों, बकरी पालन और पिगरी से संबंधित उत्पादों के व्यापार में भी आसानी हो गई है। साथ ही जानवरों के चारे, कच्चा कपास, कपास के बीज और कच्चे जूट आदि के व्यापार में भी बाधाओं को हटा लिया गया है। किसान एपीएमसी मंडी परिसर के बाहर भी यानी व्यापार उत्पादन स्थल, संग्रह, फार्म गेट, कारखाना परिसर, वेयर हाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज आदि जगहों पर व्यापार कर सकते हैं। व्यापार क्षेत्र में जिस भी व्यापारी जिसके पास पैन कार्ड हो वो किसान या किसी दूसरे व्यापारी के साथ व्यापार कर सकता है। उत्पादक संगठन, एफपीओ,
या कृषि सहकारी समितियों के पास व्यापार क्षेत्र में व्यापार के लिए पैन कार्ड की भी जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक व्यापार और भुगतान के लिए विशेष प्रावधान है। यहां हर एक लेन देन का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। एपीएमसी मंडी के बाहर किसी भी ट्रेड एरिया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग भी शामिल है, किसानों को कोई भी शुल्क या सेस नहीं लगेगा। किसान अब अपने मोबाइल पर भी व्यापार को अंजाम दे सकते हैं। इस अधिनियम का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। किसानों को एमएसपी मिलता रहा है और इसके माध्यम से खरीद जारी रहेगी। मंडी व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। अगर कोई व्यापारी इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उसके लिए जुर्माने का भी प्रावधान है। वाद विवाद और मतभेदों के निपटारे के लिए सुलह बोर्ड का प्रावधान है, जिसमें किसान स्थानीय एसडीएम के पास अपनी शिकायत कर सकते हैं। अब किसान अपनी फसल कहीं भी किसी को भी बेच सकते हैं। अब किसान किसी पर निर्भर रहने के बदले बड़ी खाद्य उत्पादन कंपनियों के साथ पार्टनर की तरह जोड़कर ज्यादा मुनाफा पाएगा। किसानों को उनकी फसल का अधिकतम मूल्य दिलाने तथा ग्रामीण क्षेत्र में कृषि निवेश के लिए सरकार ने दूसरा कानून कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार अधिनियम 2020 लागू किया है। इस अधिनियम के तहत किसान किसी व्यापारी, एफपीओ, खरीद संस्थाओं, कृषि कारोबार फर्मों, प्रोसेसरों, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों, खाद्य प्रसंस्करण एजेंसी, खाद्य उद्योग के साथ फसल कटाई से पहले ही आपस में समझौता कर सकते हैं। इस दौरान होने वाले सारे खर्च खरीदार खुद उठाएंगे। किसानों को अब फसल की बिक्री की चिंता नहीं करनी होगी। किसानों को निर्धारित दाम पाने की गारंटी मिलेगी। साथ ही किसान को किसी भी करार में बांधा नहीं जा सकेगा। किसान किसी भी मोड़ पर बिना किसी पेनल्टी के करार से निकलने को स्वतंत्र होगा। इस अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया है कि किसानों की जमीन की बिक्री, लीज और गिरवी नहीं रखी जा सकती। करार फसलों का होगा, न कि जमीन का। कई राज्यों में इस तरह के करार किसान पहले से व्यापारियों और कॉरपोरेट के साथ करके आलू, केला, आम, कपास, चाय, कॉफी आदि का भरपूर उत्पादन कर रहे हैं। इसलिए अब छोटे किसानों को भी बड़ा फायदा होगा। उन्हें बेहतर मुनाफे के साथ साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी और उपकरण का भी लाभ मिल सकेगा। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि निवेश बढ़ने से किसानों की आय में वृद्धि होगी और ग्रामीण रोजगारों का भी सृजन होगा। इन दोनों अधिनियमों से अन्नदाताओं को आजादी और खुशहाली दोनों मिल रही है। सशक्त अन्नदाता, आत्मनिर्भर भारत। दोस्तों, किसान के संबंध में जब भी कोई नए कानून आते हैं, कोई भी नई योजनाएं आती हैं, तो उसका फायदा जब तक किसान तक ना पहुंचे और वो खुद उसको इस्तेमाल ना करे, उसका लाभ ना उठाए, तब तक वो कहीं ना कहीं बेमानी होता है। लेकिन जब उनका किसान लाभ उठाते हैं और उनको बहुत फायदा होता है तो ये जानकर बड़ी खुशी होती है। अपने कार्यक्रम में हम आप तक उन किसान मित्रों की बात भी पहुंचा रहे हैं जो कृषि सुधार कानून और साथ ही साथ कृषि अवसंरचना कोष का लाभ भी उठा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं हमारे इस किसान मित्र को और जानते हैं कि क्या कुछ है उनके अनुभव इस क्षेत्र में और साथ ही साथ क्या कुछ वो कहना चाहते हैं हमसे। किसान की बात हम सबके साथ। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ शर्मा है। मैं हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले से हूँ। मेरे गांव का नाम घरोड़ा है। जैसा कि सब जानते हैं कि हमारी सरकार किसानों के हित के लिए एक नया कृषि बिल लेकर आई है। इस बिल से किसान अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकते हैं और मैं इस बिल का पूरा समर्थन करता हूँ, क्योंकि ये उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है। लेकिन कुछ किसान इसके विरोध में हैं। उन्हें लगता है कि इस बिल से उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। उन्हें लगता है कि इससे उनकी फसल को सरकारी खरीद नहीं मिलेगी। लेकिन जो किसान इसका विरोध कर रहे हैं, उन्हें डर है कि सरकार मंडियां खत्म कर देगी और उनकी फसल की खरीदी नहीं जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी सरकार पहले ही ये कह चुकी है कि मंडियों को खत्म नहीं किया जाएगा और किसानों की फसल पर एमएसपी भी लागू किया जाएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिससे किसानों को उनकी फसलों को उचित मूल्य प्राप्त हो सके।
इस बिल से जो आढ़ती होते हैं, एजेंट होते हैं, जो किसानों से कम दाम पर उनकी फसल खरीदते हैं और अधिक दामों पर बेचते हैं, अब किसान उन्हें अपनी फसल नहीं बेचेंगे, उन्हें अपनी फसल उन्हें बेचनी नहीं पड़ेगी। अब सीधा सरकार या निजी कंपनियां उनसे उनकी फसल खरीदेंगी और किसानों को उनकी फसल की उचित कीमत भी देंगी। मेरे पास 5 एकड़ जमीन है और मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। साथियों, कार्यक्रम किसान की बात में अब समय हो गया है आज के विषय का। आज का हमारा विषय है समस्याग्रस्त मृदाएं, उनका प्रबंधन एवं लवणीय मृदाओं में अधिक उपज हेतु उन्नत फसल उत्पादन। जी हाँ दोस्तों, कई बार क्या होता है, हम एक ही तरह की फसल बार बार जब हम लेते हैं तो उसमें मिट्टी में कुछ ना कुछ, हमारी मृदा है उसमें कुछ ना कुछ कमी आ जाती है, क्योंकि एक ही प्रकार के जो गुण हैं उनका हम दोहन कर लेते हैं। इसके अलावा मृदा की कुछ अपनी भी समस्याएं होती हैं लगातार खेती करने की वजह से। तो उनका समाधान क्या है, उसको ठीक कैसे करना है और उससे बेहतर उत्पादन कैसे करना है, ये हम आज जानेंगे। और इसके बारे में हमें जानकारी दे रही हैं डॉक्टर जया निरंजनी सूर्या। कार्यक्रम किसान की बात और हम आपके साथ रहते हैं। और आज हमारे साथ विशेषज्ञ भी स्टूडियो में हैं। हमेशा विशेषज्ञ साथ में होते हैं तो बहुत ही ऑथेंटिक बातें आप तक पहुंचती हैं और बहुत सारे प्रश्न आपके भी होते हैं जिनका समाधान आपको चाहिए होता है। आज बात करेंगे उस मृदा की जिस मृदा पर ही सारा का सारा कृषि कार्य आधारित होता है और जितनी भी फसल हमारे पास आती है उसको बेहतर हमें मिले, हर काम अच्छे से हो, इसके लिए मृदा का उचित होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका समाधान हमारे किसान मित्रों को करना होता है। तो समाधान कैसे मिल सकता है? समाधान मिल सकता है हमारे प्रधान वैज्ञानिक से। आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर सूर्या। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम और नमस्कार। और नमस्कार मैं करती हूँ हमारे किसान भाइयों को। और आज के हम जो प्राकृतिक विपदाओं में भी हम चल रहे हैं, हमारे सामने आज एक बहुत बड़ी महामारी की समस्या है। उसके बावजूद भी हमारे किसान जो लगे हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं, वो तो उनकी इस दृढ़ता का हम सलाम करते हैं और उनके प्रति हम अपनी आभार व्यक्त करते हुए आज मैं बहुत अच्छा विषय आपने उठाया है। बिल्कुल हम इस पे चर्चा करेंगे विस्तार से। अपने किसान मित्रों को बताना चाहेंगे कि हमारा आज का जो विषय है वो है समस्याग्रस्त मृदाएं। बहुत सारी हैं लेकिन उनका प्रबंधन सही रूप से करना है। और आज जया जी, हम विशेष करके लवणीय मृदाओं में अधिक उपज कैसे हमारे किसान मित्र प्राप्त कर सकते हैं, अधिक उन्नत किस्म की काम कैसे कर सकते हैं, आज इस पे चर्चा करेंगे। क्या कहना चाहेंगी? समस्याग्रस्त मृदाएं विशेषता है प्राकृतिक संसाधन जो हमारे देश के भूमि, पानी, जलवायु तथा जैव विविधता, उसकी गुणवत्ता में काफ़ी गिरावट आई है। और आज के समय में मांग है कि कृषि को पर्यावरण संवेदी तकनीकों को अपनाकर हमारी जो गिरावट आई है उसको सही किया जाए। इसके लिए समस्याग्रस्त मृदाएं जो किसानों के जीवन से काफी, पहला प्रश्न यही आता है कि कौन सी है? हाँ जी। तो मैम उसमें ये है, समस्याग्रस्त मृदाओं में कई प्रकार की है जिसे हम डिग्रेडेड लैंड्स कहते हैं हमारी साइंटिफिक भाषा में, जिसके कारण से मुख्यतः आज कृषकों को संबंधित समस्या है जो लवणीय समस्या है। उस पे मैं आज अपने विचार साझा करना चाहूँगी। पूरे भारतवर्ष में करीब 6.74 मिलियन हेक्टेयर मृदाएं लवणग्रस्त है, जिसमें लगभग 56% भूमि क्षारीय है तथा 44% भूमि लवणीय है। भारत में ये मृदाएं कई राज्यों में पाई जाती है। जी डॉक्टर साहब, एक चीज और मैं जानना चाह रही थी कि लवणीय मृदाओं का बनने का मुख्य कारण क्या है? ये बहुत शुष्क जलवायु, सिंचाई के अंधाधुंध दोहन और अवैज्ञानिक प्रणालियों को अपनाकर रसायनों और उर्वरकों का अति उपयोग करने से, और भौगोलिक परिस्थिति भी होती है कहीं जिसमें जल भराव हो जाता है तथा जो लवण होते हैं, सॉल्ट होते हैं, उनका अधिक निकास उचित अवस्था में ना होने के फलस्वरूप ये भूमि बनती है। लोकल भाषा में इसे कभी ऊसर भी कहा जाता, अलग अलग क्षेत्र में ऊसर भूमि कहते, बंजर भूमि कहते। हमारे किसान मित्रों के पास मृदा स्वास्थ्य कार्ड है तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें समय समय पर जांच करवाते रहना चाहिए, जो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। उससे उन्हें ये पता चलता है कि उनकी भूमि में कौन से लवणों की, कौन सी तत्वों की अधिक मात्रा है या कौन से लवण उसमें उपलब्ध है। डॉक्टर जया हमारे साथ स्टूडियो में है। छोटा सा परिचय है इनका जो जरूर करवाना चाहेंगे। डॉक्टर जया निरंजनी सूर्या प्रधान वैज्ञानिक हैं और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा से जुड़ी हैं। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो से हैं
और नई दिल्ली में कार्यरत हैं अभी फ़िलहाल। डॉक्टर जया, अभी आपने ज़िक्र किया था लवणीय और क्षारीय मृदा का। हम चाह रहे थे कि इन मृदाओं का विश्लेषण कैसे किया जा सकता है और हमारे किसान मित्र कैसे इसे विभाजित कर सकते हैं? किसान भाइयों को मैं पहली बात ये बताना चाहती हूँ कि जी। इसके अभिलक्षण जो होते हैं लवणीय और ये प्रामुख्यता किसे कैसे देखे थे। साधारणतः जो क्षारीय तथा लवणीय मृदाएं दो प्रकार की ये समस्याग्रस्त मृदाएं है उसमें पाई जाती है। गर्मियों में ये मिट्टियों की सतह आप देखोगे तो इसके ऊपर सफेद और भूरे रंग की एक परत जमी दिखाई देती है, जो कि वर्षा के पानी आने के बाद या सिंचाई अगर किसान करते हैं तो ये विलीन हो जाती है। ऐसी भूमि पर पेड़ों का भी उपलब्ध जो नेचुरल विजिटेशन है हमारे वो कम मात्रा में होता है। क्षारीय भूमि में मिट्टी कठोर हो जाती है। ये मतलब देखने वाली चीज है जो आप ऊपर से देख सकते हो, जिसके कारण भूमि में जो क्षारीय भूमि होती है वो कठोर होती है। जल का सेवन प्रवेश आसानी से नहीं हो पाता। कभी कभी वर्षा का पानी ऊपरी सतह पर खड़ा रह जाता है जो कि अंदर नहीं जाता, चिकनी हो जाती है और जो सतह पे जो पानी होता है वो गंदना रहता है और सूखने पे इस पे दरारें पड़ती है। और अगर हम साइंटिफिक भाषा में बात करें तो लवणीय मृदा की रासायनिक जांच के साथ विभाजित किया जा सकता है, जिसमें मुख्यतः 3 पैरामीटर्स को हम देखते हैं। सॉइल पीएच, ईसी, उसका पीएच मान कितना है, पीएच ये मान कहते हैं। कितना है, जी, जी, इसी जी। यानी विद्युत संचालकता जो कि उस भूमि में कितनी है। और एक तीसरा है हमारा विनिमय योग्य सोडियम प्रतिशत। अगर किसान भाइयों ने कभी अपना हेल्थ कार्ड या मिट्टी की जांच की होगी तो उनके कार्ड पे 2 प्रामुख्यता गुणधर्म जरूर लिखे होंगे, जिसकी वैल्यूज होगी पीएच का मान और इसी की वैल्यू। इसके आधार पर ये ऐसे कॉलम बना रहता है उसमें। कॉलम बना रहते हैं जो हमारे 12 पैरामीटर्स जो सॉइल हेल्थ कार्ड में दर्शाए गए हुए उसमें ये प्रामुख्यता 2 पैरामीटर्स बहुत ही अच्छी तरीके से दिए हुए हैं। तो पीएच मान होता है, ईसी की वैल्यूज होती है। इनके तीनों के आधार पर उनके जो मान आता है मृदा विश्लेषण के बाद, उसके आधार पर भूमि को 3 भागों में विभाजित किया है। एक है लवणीय, दूसरी है क्षारीय और दोनों के बीच की लवणीय और क्षारीय। तो जिसकी पीएच वैल्यू अगर वो 8.5 जो हमारे मृदा हेल्थ कार्ड पर भी होता है, कराते हैं तो 8.5 है 5 से मान। कम होती है और जिसकी इसी वैल्यू यानी विद्युत चालकता वैल्यू 4 डेसी सीमन मीटर वो जो लिखा होता है कार्ड पे उससे ज्यादा होती है और जिसकी ईएसपी 15 से कम होती है, ऐसी मृदाओं को लवणीय मृदा कहते हैं। और क्षारीय मृदा कौन सी होती है? जिसका पीएच मान 8.5 से ज्यादा होता है, ईसी वैल्यू विद्युत चालकता 4 से कम होती है और ईएसपी वैल्यू 15 से ज्यादा होती है। तो इसी से आप लवणीय और क्षारीय को विभाजित कर सकते हो। और जो बीच की जो मृदा है लवणीय भी है क्षारीय है, तो उसमें जो पीएच वैल्यू है वो भी 8.5 से ज्यादा है, विद्युत चालकता वैल्यू भी 4 से ज्यादा है, ईएसपी भी ज्यादा है। ये जो सलाइन सॉइल्स है मैम, ये शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी का उत्तम जल निकास, घुलनशील सॉल्ट को अगर हम निष्कासित करते हैं और मिट्टी की भूजल को एक गहराई के ऊपर ना आने दे तो ये मिट्टी सामान्य हो सकती है। और दूसरे क्षारीय मृदाओं के बारे में मैं विशेषकर ये बताना चाहती हूँ कि ये मृदाएं सूखने पर कठोर बन जाती है, मैंने पहले भी कहा, और गीली होने पर चिपचिपी होती है। तो जल निकास की अगर आप अच्छी समस्या रहती है, इस भूमि में हमेशा जल निकास नहीं होता, पानी खड़ा रह जाता है, तो इसके कारण फसलों पे बहुत बुरा असर पड़ता है, उसके उत्पादन पे भी काफी फर्क पड़ता है। तो ऐसी भूमि में अगर विभिन्न प्रकार के कंकड़ भी मिलते हैं बीच बीच में जो 1 मीटर तक होते हैं, जो फसलों को बहुत रुकावट पैदा करते हैं, तो पानी का निसरा करना, तो ये भी मृदाएं सही हो सकती है। और तीसरा वर्ग जो मैंने कहा जिसमें दोनों तरह की संभावनाएं होती है, उसे सलाइन सोडिक सॉइल्स कहते हैं। लवणीय भी है, क्षारीय भी है। ये भी बहुत सारे हमारे मतलब आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। इन मृदाओं की दशा उतनी खराब नहीं होती जितनी की क्षारीय और लवणीय। मान लीजिए पीएच मान अधिक है या कम है तो उसका करेक्शन कैसे किया जा सकता है? उसमें क्या करना चाहिए? इसमें यांत्रिक विधियां है, रासायनिक विधियां है, जैविक विधियां भी है। यांत्रिक विधियों में क्या किया जाता है कि इनमें उसकी भौतिक दशा को सुधारने का प्रयास किया जाता है। तो यांत्रिक मतलब जिसमें क्योंकि ये कठोर होती है या पानी जमा होता है तो इतना इजीली नहीं है, क्योंकि ये सख्त हो जाती है, प्रॉब्लमेटिक ही बोली जाएगी। इसमें गहरी जुताई करनी होती है और मिट्टी को उलट पुलट किया जाता है, नीचे की मिट्टी को उलट करके सतह की भूमि के साथ मिलाया जाता है, जमीन के साथ करता है। उपजाऊ मिट्टी को भी कभी कभी इस पे डाला जाता है।
सतह पर जो लवण है उसको भी खरोच कर निष्कासन करने की भी यांत्रिक पद्धति है। इसके बावजूद कुछ रासायनिक प्रक्रिया भी है, बहुत सरल है। फॉस्फोजिप्सम जैसे कैल्शियम युक्त लवणों को मिलाकर जमीन में डालना है। अम्लीय पदार्थों को जमीन में डालने से भी इसकी प्रॉब्लम में ये होती है, जैसे पायराइट्स है, गंधक का प्रयोग है। जिप्सम का उपयोग बहुत ही सही सरल उपयोग है। पहले मृदा की जांच कर लीजिए, उसके अनुपात जब आपको पता चलेगा तो किसान भाई उसका अनुपात लगाकर अधिक प्रभावशाली इसको ये कर सकते। दूसरा एक पायराइट भी एक अमेंडमेंट है जिसको गोबर के साथ मिलाने से भी इस समस्या का निवारण हो सकता है। तो मृदा की जांच बहुत आवश्यक है, इसीलिए केंद्र सरकार की तरफ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया गया। अगर आप उसकी जांच करा लेते हैं मृदा की तो आपको बेहतर उपज मिल सकती है। जैसे आपने कहा बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, तो अब तो हमारे किसान मित्र इन सारी बातों को समझ भी रहे हैं। मैं अपने किसान भाइयों को भी जागरूकता में ये बोलना चाहती हूँ कि अपनी मिट्टी की जांच करिए, और इसमें बहुत सारे फसलों की तकनीकों को जैसे संपेक्षित कृषि प्रणाली और ऐसे प्रणालियों, एकीकृत कृषि प्रणाली के अभी जो पर्याय निकले हैं उसका अधिक से अधिक फायदा लीजिए, क्योंकि इनके पास बहुत ये जो फार्मर्स होते हैं, ये किसान हैं, ये बहुत छोटे किसान होते हैं और उनका उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि समस्याग्रस्त मृदा है। हमेशा हमारी जो नॉर्मल भूमि के कंपैरिजन में तो इतना कम उत्पादन नहीं दे पाते। तो ऐसे किसानों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि समेकित कृषि प्रणाली अपनाइए, जिसमें फसल, फल, वृक्ष, बहुउद्देशीय पौधे हो, ताकि उनके आय में बढ़ापा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति चाहती है इजाजत, नमस्कार। साथियों, अभी आपने सुना डॉक्टर जया निरंजनी सूर्या को, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से जो मृदा है उसका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ पर्यावरण के लिए भी कितना जरूरी हो जाता है जब हमारी मृदा को अगर हम स्वस्थ रखते हैं। तो उम्मीद है इस चर्चा से आप जरूर लाभ उठाएंगे। जी, और इसके संबंध में आपको मालूम ही हमारे सभी किसान भाई जिसको उपयोग भी करते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड, तो उम्मीद है कि आप उसका इस्तेमाल जरूर करते होंगे ताकि आपकी खेती और बेहतर हो। और आरती, अब समय है कार्यक्रम में अपने श्रोताओं को जानकारी देने का, मौसम और बाजार का। चलो पगडंडी से मंडी। आजादपुर सब्जी मंडी से प्राप्त सूचना के अनुसार आज के बाजार भाव कुछ इस प्रकार हैं। सेब 120 रुपए, किन्नू 17, माल्टा 34, मौसम्बी 36 और सब्जियों में भुट्टा 18, बैंगन 13, मेथी 10 और करेला 25 रुपए प्रति किलो की दर से बाजार में उपलब्ध हैं। मौसम की दस्तक किसान के घर तक। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कृषि भौतिकी संभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार दिल्ली और इसके आसपास के गांवों में सप्ताह के दौरान आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। दिन का अधिकतम तापमान होगा 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस। बादलों की स्थिति रहेगी 2 ऑक्टा। सापेक्षित आर्द्रता अधिकतम 90% और न्यूनतम 60% रहने की संभावना बनी हुई है। हवा की गति होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। हवा की दिशा उत्तर से उत्तर पश्चिम रहेगी। किसानों को सलाह है कि देर से बोई गई सरसों की फसल में विरलीकरण तथा खरपतवार नियंत्रण का कार्य करें। औसत तापमान में कमी को ध्यान में रखते हुए सरसों की फसल में सफेद रतुआ रोग की नियमित रूप से निगरानी करें। श्रोताओं, आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो अपने अंतिम पड़ाव पर आ गया है, यानी कि समय का थोड़ा अभाव है। लेकिन इससे पहले कि हम आपसे विदा लें और दोबारा मुलाकात करें, अगर आपके कोई विचार है, आपकी कोई बात है, अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है kkbongold@gmail.com। जी हाँ, और कल हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम होगा और जिसका विषय हम आपको बता दें वो है दलहनी फसलों में समसामयिक कार्य। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर SL मीना। साथियों, आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा और आप सीधे स्टूडियो में कॉल करके अपने प्रश्नों के जवाब पा सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से। तो आप जरूर फोन कीजिएगा और हमारे इस कार्यक्रम में जुड़िएगा। दोबारा आपसे मुलाकात होगी नए विषय के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे अरविंद को और मुझे आरती को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी,
लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी।